हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। कैसे हो आप सब? आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंट फोर्स, बॉयंसी जिसको आप कह सकते हो, आप थ्रस्ट कह सकते हो। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि जैसे ही मान लो वाटर के अंदर आप कोई चीज को अगर उठाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका वेट आपको बहुत ही कम लगता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसका वेट आपको एयर में ज्यादा लगा और वाटर में उसी चीज को जब आप उठाते हो, लिफ्ट करते हो, तो उसका वेट आपको कम क्यों लग रहा है। इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक में। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस हमें यह भी है कि जैसे कोई अगर आपको मटेरियल की प्योरिटी को चेक करना है तो भी आप इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में इसकी कहानी पता होगा, तो हम उस कहानी पे तो नहीं जाने वाले हैं। आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो इस चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कोई बॉडी को वाटर के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज किया, तो जैसे ही उस बॉडी को उस फ्लूइड के अंदर इमर्ज करेंगे, डेफिनेटली वो क्या करेगी, अपने वॉल्यूम के बराबर जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है उस फ्लूइड के अंदर है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर डेफिनेटली कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है, उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करेगी। एज यू ऑल नो कि हर एक मैटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आइडियल गैसेस को छोड़ करके। अब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड की, तो डेफिनेटली जैसे वाटर मैंने डिस्कस किया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या करेगी। जैसे ही मान लो कि मेरे पास में, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ये एक फ्लूइड के अंदर हमने इमर्ज कर दी, अपने वॉल्यूम के बराबर इसने क्या किया, फ्लूइड को डिस्प्लेस किया। अब जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है ये क्या करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी के ऊपर, वापस इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, सो दैट कि ये अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाए। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स कह सकते हो उसको आप। उस बॉडी को क्या करेगा, इस बॉडी को इस फ्लूइड से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को हम नाम देते हैं अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स, बॉयंसी सिंपली आप कह सकते हो। मैंने नाम दिया है बुयंट फोर्स या सिंपली बॉयंसी इसको बोलते हैं, और इसी को हम अपथ्रस्ट का नाम देते हैं बेटा। ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसने अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, और वो डिस्प्लेस फ्लूइड अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। उसी फोर्स को हमने बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट का है। अब हम आगे के लेक्चर में ये चीज चेक करेंगे कि भाई ये एक्चुअल में कितना होता है फोर्स और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई बॉडी किस तरीके से सिंक कर जाती है या फ्लोट करती है या इन बिटवीन सस्पेंड करती रहती है, आज के इस खास लेक्चर के अंदर हम यही चीज स्टडी करने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की ही बात करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली है क्या। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही किसी बॉडी को हम इमर्ज करेंगे, whether it is fully immersed or partially immersed into the fluid, it will displace some fluid। जितना कि उसका वॉल्यूम है जो उस फ्लूइड के अंदर इमर्ज है, अपने वॉल्यूम के बराबर वो फ्लूइड को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। एंड दैट डिस्प्लेस्ड फोर्स, डिस्प्लेस लिक्विड विल एक्सर्ट ए फोर्स दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। अब ये जो बॉयंट फोर्स है ये किसके बराबर है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि हमें किसी भी फ्लूइड के अंदर या वाटर के अंदर किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना हो तो अपने को वेट कैसा लगता है, हल्का लगेगा। एज कंपेयर टू एयर हम अगर बात करें तो अपने को क्या लगेगा कि उसका वेट जो है बहुत ही कम हो गया है। अब वो कम होने की पीछे वजह क्या है, क्योंकि जितना फोर्स आप लगा रहे हो साथ में उसके नीचे से भी अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, उस फ्लूइड ने जो लगाया, जिसके चलते आपको लगा कि उसका वेट कम है। बॉडी ने अपना वेट लॉस किया,
that weight loss is equals to buoyant force is equals to the weight of liquid displaced by the body. मैंने यहां पे तीन चीज एक्सप्लेन किया है. क्या क्या बोला है? एक तो अपथ्रस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर buoyant force. बेटा अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू weight of fluid displaced, weight of fluid displaced. ठीक है, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये भी कह सकते हैं वेट लॉस बाय द बॉडी, वेट लॉस बाय द बॉडी. ये तीनों चीज इक्वल होती है. अब जो अपथ्रस्ट है एक्चुअल में ये आएगा कितना, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू जी. अब ये स्मॉल m क्या है और g आपको पता ही है. m यहां पे मैंने लिखा है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका मास है बेटा ये. ओके, ठीक है. सो वेल आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है क्या? इट स्टेट्स दैट द नेट अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन partially or fully immersed body into a fluid is always equals to the weight of fluid displaced by it, या फिर इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, और equal to the weight loss by the body, weight loss by the body. उस बॉडी ने अपना वेट कितना लॉस किया उसके बराबर होता है. सो होप यू अंडरस्टैंड what I am going to teach you. आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड के अंदर डाली जाती है तो वो अपने इमर्स वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, और वो लिक्विड अगेन फर्दर क्या करता है, उस बॉडी के ऊपर ही अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जो कि उस बॉडी के वेट लॉस के बराबर है, जो कि अपथ्रस्ट भी है. ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा भी, अपथ्रस्ट, वेट लॉस बाय द बॉडी एंड वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये तीनों इक्वल है. ओके, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. इसको हम प्रूव करने के लिए एक कंटेनर लेते हैं. एक कंटेनर हम लेते हैं, ये मैंने एक कंटेनर कंसीडर कर लिया. इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ फ्लूइड भी कंसीडर किया, और अभी के लिए मैंने इसके अंदर एक बॉडी, मान लो सिलेंड्रिकल शेप की मैंने मान ली, एक बॉडी इसके अंदर इमर्ज कर दी. ओके, इस सिलेंडर की मैंने हाइट को h से रिप्रेजेंट किया है. ओके, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहां पे a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. और अपने को ये पता है अगर ये बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, और इसकी डेंसिटी को मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया. बॉडी की डेंसिटी जो है वो इमर्स बॉडी जो है उसका डेंसिटी हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया. इसके मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट mg, कैपिटल mg. कैपिटल M यहां पे मैंने वेट किसका कंसीडर किया है, इमर्स्ड बॉडी का. सो इसके अंदर जो फ्लूइड फिल किया है मैंने इस कंटेनर के अंदर, उस फ्लूइड की डेंसिटी भी हम कुछ कंसीडर करेंगे, और वो डेंसिटी मैंने लेट्स सपोज रो से रिप्रेजेंट किया. उस डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया. अब इस बॉडी ने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का मास मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है. सो वेल मैंने क्या क्या चीज कंसीडर किया उसको मैंने इन ब्रीफ में लिख लेता हूं. स्मॉल m यहां पे क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कैपिटल M यहां पे क्या है, मास ऑफ बॉडी. और रो जो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी, इमर्स बॉडी जो है उसकी डेंसिटी. अभी आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही इस बॉडी को मैंने यहां से इस डेप्थ के ऊपर है, ये लेट्स सपोज x डेप्थ के ऊपर है, तो इस बॉडी के चारों तरफ का जो फोर्स होगा
वो इक्वल एंड अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। लेकिन जो फोर्स यहां अपर पार्ट पे है और लोअर पार्ट पे है, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां का प्रेशर, अगर मैंने कहा कि भाई यहां प्रेशर P1 है और यहां प्रेशर P2 है, तो यहां जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने F1 कहा, और इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा वो है F2। ये F1 और F2 अलग अलग होगा, लेकिन इसके चारों तरफ, इस बॉडी के चारों तरफ का जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। सो वेल, मैं अभी सबसे पहले बात करता हूं नेट फोर्स है कितना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जिसको मैंने कैपिटल F का, यही हमारा अपथ्रस्ट भी बनेगा, जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। नेट फोर्स कह दो या इसको आप अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो बेटा, क्योंकि यही तो वो फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो होगा F2 माइनस F1। नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा होगा। वेल, फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो अपने को एक चीज यहां पे पता चल रही है कि जो F2 फोर्स है वो एक्चुअल में प्रेशर P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए लिख सकते हैं। और P2 है कितना बेटा? यहां से यहां तक की डेप्थ कितनी हो जाएगी? आप लिखोगे x प्लस एच हो जाएगी डेप्थ। डेंसिटी लिक्विड की हमने रो कंसीडर की है, और g माइनस एक्स रो जी, ये डिफरेंस है। इसके अलावा जो प्रेशर है, देखो यहां प्रेशर, इसके साथ में एक टर्म और आ रही है, वो है एरिया। दोनों के साथ में एक टर्म और एक्स्ट्रा आ रही है, वो है एरिया, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अब इन शॉर्ट, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, F इज इक्वल्स टू एक्स रो जी ए, और इधर एक्स रो जी ए माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? H रो जी इंटू ए। वेल, H इंटू ए, H इंटू ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है इस बॉडी का, जिसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं। सॉरी, वॉल्यूम इंटू एच, वॉल्यूम बन रहा है H इंटू ए, तो हम इसको लिख सकते हैं V रो जी। V यहां पे क्या है? A इंटू एच है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। तो F इज इक्वल टू V इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, और रो किसकी डेंसिटी है? फ्लूइड की। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड का मास आ जाएगा। फ्लूइड के मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया मैंने, इंटू जी, ये अपथ्रस्ट आ गया। ये किसके बराबर आया है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आया है। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इतनी बात अपने को क्लियर हो गई, तो इसी के बेस पे हम सीखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कोई बॉडी किस तरीके से फ्लोट करती है और किस तरीके से वो सिंक डाउन करती है या सस्पेंड करेगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये सीखेंगे, इस बॉडी ने अब वेट कितना लॉस किया है, एपरेंट वेट अपने को कितना फील होता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट किसी बॉडी का कितना होगा? दैट इज इक्वल्स टू रियल वेट। उस बॉडी का कुछ रियल वेट बनेगा, माइनस आप क्या करोगे? उसमें से अपथ्रस्ट निकालोगे, क्योंकि अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, और बॉडी का जो वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो डेफिनेटली अपने को ये चीज तो पता होना चाहिए। मैंने लिखा W डैश इज इक्वल्स टू W माइनस जो अपथ्रस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये बन गया। और यू में राइट इट एज इज इक्वल्स टू W को आप क्या लिख सकते हो? W इज द रियल वेट ऑफ बॉडी। रियल वेट यानी कैपिटल M इंटू जी। कैपिटल M हमने बॉडी के मास को कंसिडर किया था, यहां स्मॉल mg लिया मैंने। स्मॉल m क्यों? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को हमने स्मॉल m से कंसीडर किया था। और कैपिटल M मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो V सेम रहेगा।
और ये बॉडी का मास है तो बॉडी की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी, माइनस वॉल्यूम सेम और डेंसिटी रो इंटू जी। ठीक है बेटा, यहां पे W डैश इज इक्वल्स टू, मैं चाहूं तो सेम टू सेम कॉमन ले सकता हूं, V सिग्मा जी। अब यहां पे 1 और यहां सिग्मा है नहीं, सिग्मा से मल्टीप्लाई, सिग्मा से डिवाइड। सो यहां पे टर्म आएगी रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये टर्म आ गई। और आप चाहो तो इसको W डैश इज इक्वल्स टू, ये फिर क्या है, रियल वेट है, रियल वेट यानी W इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये हमारा एपरेंट वेट होगा जो डेंसिटी पे, डेंसिटी के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, दोनों बॉडी के और जो फ्लूइड है उसके। अगर यहां से हम एक टर्म और निकालें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन बनेगी वो आ जाएगी जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ध्यान रखिए, सिंबल हो सकता है अलग यूज किया गया हो, आपने यहां पे रो की जगह पे सिग्मा यूज कर लिया हो, लेकिन यहां पे जो डेंसिटी, ऊपर जो डेंसिटी लिखी जाएगी वो किसकी डेंसिटी लिखी जाएगी, फ्लूइड की, और यहां बॉडी की। ठीक है, तो यहां पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये अब ये हमारे कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कई जगह पे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमें कैलकुलेट करना हो किसी फ्लूइड के अंदर, तो टाइम पीरियड को इन जनरल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। जी की जगह पे यहाँ पे जी इफेक्टिव आएगा, तो हम जी इफेक्टिव को लिखेंगे जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो ये फॉर्मूला आप टाइम पीरियड के लिए यूज करोगे, इसी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी रो और बॉडी की जो डेंसिटी है वो सिग्मा। So in this way we can calculate the apparent weight। अपथ्रस्ट जिसको बोला है वही क्या है, अपथ्रस्ट की जगह पे मैं चाहूं तो यहां पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिख सकता हूं, या फिर यहां पे वेट लॉस बाय द बॉडी लिख सकता हूं। और अगर आपको वेट लॉस निकालना है तो आप सिंपली वेट लॉस कैसे निकालोगे, इस अपथ्रस्ट को या वेट लॉस को उठा के इधर ले आओ, रियल वेट माइनस एपरेंट वेट बना लो। सो ये है फंडा, मतलब इस कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी के बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई बॉडी किस तरीके से फ्लोट करेगी या नहीं करेगी, इस बात पे डिस्कशन करते हैं। अभी अपने को एक चीज पता चला, W डैश इज इक्वल्स टू W इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। सो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लो मैंने कहा कि फ्लूइड की डेंसिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो जब फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये फैक्टर जो है आपको पता है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 को 1 में से माइनस करोगे डेफिनेटली माइनस आएगा, उस केस में W डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फ्लूइड की डेंसिटी अगर ज्यादा है, जो एपरेंट वेट है वो क्या बन गया, नेगेटिव। ऐसे में क्या होगा, एपरेंट वेट नेगेटिव होने का मतलब द बॉडी विल फ्लोट, द बॉडी विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के सरफेस पे बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। सेकंड हम बात करते हैं, अगर मैंने कहा कि इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, ऐसे में W डैश इस बार क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव होने का अब मतलब क्या निकल के आया बेटा, इसका मतलब बॉडी विल सिंक डाउन टू द बॉटम, विल सिंक डाउन टू द बॉटम, नीचे बैठ जाएगी फ्लूइड के अंदर। और थर्ड केस है जिसके अंदर मैं ये कहूं, इफ densities are equal,
देन W डैश एपरेंट वेट हो जाएगा 0। और एपरेंट वेट अगर 0 हुआ इसका मतलब ये हुआ द बॉडी विल कीप सस्पेंडिंग इन बिटवीन द फ्लूइड, फ्लूइड के बीच में कहीं पे सस्पेंड करती रहेगी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए सारी चीज। अब ये सारे पॉइंट्स अपने को क्लियर हो गए, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करते हैं। मैंने स्लाइड ऑलरेडी बना रखी है ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। देखो बेटा, जो अभी हमने रूल लगाए हैं वो सारे रूल यहाँ रिलेटिव डेंसिटी और जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2O यानी वाटर, वेट ऑफ बॉडी डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये इक्वल होगा वेट ऑफ बॉडी अपॉन अपथ्रस्ट ड्यू टू दी वाटर। अब वाटर के अंदर बॉडी इमर्ज है तो उसने अपथ्रस्ट कितना लगाया उसका रेशियो, यानी वेट, एक्चुअल वेट कितना बॉडी का डिवाइड बाय अपथ्रस्ट ड्यू टू दी वाटर। नेक्स्ट ये चीज और किसके इक्वल है, वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, बॉडी ने कितना वेट लॉस किया वाटर के अंदर, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। इसी तरीके से वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, यहां पे वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो एक्चुअल में ये जो चीज है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो लॉस है। लॉस किसके बराबर होता है, एयर में वेट कितना है और वाटर में वेट कितना, उसी का डिफरेंस हमने यहां पे लॉस ऑफ वेट लिखा, ये एक ही चीज है। लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड और यहां पे लॉस ऑफ वेट इन वाटर, इनका रेशियो कह सकते हो। ये मैंने लॉस ऑफ ये लॉस किस तरीके से लिखेंगे, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड कैसे लिखेंगे, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो ये कई तरह के न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट अपने को यूज में लेने हो सकते हैं। किसी तरह से घुमा के न्यूमेरिकल पूछता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर ये आपके ब्रेन में एक माइंड मैप बना लिया आपने तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो इसको। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है जो किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज करती है, तो उसमें याद रखना सॉलिड बॉडी के केस में जो मास बॉडी का है वही सेम टू सेम जो सबमर्ज पोर्शन है, सबमर्ज पोर्शन वही सेम है, एक ही बात है, मास नहीं चेंज हो रहा है। यहां पे बॉडी कितनी भी हिस्सा जो है बॉडी का फ्लूइड के अंदर है, डजंट मैटर कि हाफ वॉल्यूम फुल वॉल्यूम, जो मास है वो सेम रहेगा। वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी एक्चुअल में है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस होता है, हमने कहा सबवर्ज वॉल्यूम। ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी जो है बॉडी का सेम रहेगा। ऐसे थोड़ा ना कि वाटर में डालने के बाद उसकी डेंसिटी जो है अलग हो जाएगी, डेंसिटी सेम रहेगी। लेकिन जब होलो कैविटी की बात करते हैं, बॉडी के अंदर कुछ कैविटी हो, एयर हो, बड़ी सी बल्क बॉडी है लेकिन उसके अंदर होल्स हो, ठीक है, कैविटी फाइंड आउट करना बल्क पीस के अंदर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक ये भी एप्लीकेशन है। तो हमें किसी भी बॉडी के अंदर मान लो बल्क पीस है मेटल का, तो उसके अंदर कैविटी है या नहीं है, इस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो है मास अगेन सेम रहेगा, लेकिन इस बार बॉडी का जो वॉल्यूम है वो सबमर्ज पोर्शन से अलग होगा। सबमर्ज होने के बाद उसका वॉल्यूम कम मिलेगा, बॉडी का एक्चुअल वॉल्यूम अलग होगा। बॉडी की जो डेंसिटी है वो कम होगी सबमर्ज वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट में हमने सीख लिया ये चीज। एक ये चीज अब आती है, कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, एक का मास m1 था, एक का m2 था, वॉल्यूम ये था, और उनकी डेंसिटीज क्या हो जाएंगी, इमिसिबल लिक्विड होते हैं जब मिक्स करते हैं। तो आप यहां पे मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने कहा कि एक लिक्विड है जिसका मास मैंने m1 लिया, डेंसिटी ρ1, दूसरा लिक्विड मैंने मास m2 और उसकी डेंसिटी को ρ2 कंसीडर किया। ये लिक्विड हमने मिक्स कर दिए, इमिसिबल लिक्विड है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा मिक्स करने पे, m1 प्लस m2, और वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे v1 प्लस v2, लेकिन एक्चुअली में वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, तो वॉल्यूम को हम
m1 बाय रो वन प्लस m2 बाय रो टू की टर्म में लिख सकते हैं। और डेंसिटी अगर मिक्स, जो अभी इमिसिबल लिक्विड तैयार हुआ दोनों से मिक्स करने के बाद, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, मास मिक्स का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स। सो टोटल मास m1 प्लस m2 डिवाइड बाय वॉल्यूम m1 बाय रो वन m2 बाय रो टू। ये हम डेंसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं ऐसे में। और इसमें भी ये है कि दोनों का मास अगर हमने m1 और m2 अगर इक्वल लिया है तो यही चीज बन जाएगी ट्वाइस द रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, यानी हार्मोनिक मीन निकल के आएगा। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन निकल के आएगा। दूसरा केस इसी में ऐसा दे सकता है कि इस बार तो अपने को मास गिवन है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अपने को मास ना दे रखा हो। फॉर एग्जांपल ये इस बार वॉल्यूम दे रखा है, V1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन इज मिक्स विद V2 वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो टू। ठीक है, ये भी इमिसिबल लिक्विड है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। अब मास हमें पता नहीं है, मिक्स का मास कितना बनेगा, जो भी मास अगर पहले का है m1 दूसरे का है m2, अब m1 m2 नहीं पता तो m1 निकालेंगे, रो वन इंटू V2 रो वन इंटू V1 प्लस रो टू इंटू V2। अब टोटल जो डेंसिटी आएगी V मिक्स रो मिक्स इज इक्वल्स टू m मिक्स डिवाइड बाय V मिक्स, यानी टोटल मास मिक्सिंग का, टोटल वॉल्यूम मिक्सिंग का मास अभी आपने निकाला है रो वन V1 प्लस रो टू V2 डिवाइड बाय वॉल्यूम V1 प्लस V2। और अल्टीमेटली V1 और V2 अगर इक्वल है तो आप लिखोगे V1 V2 इक्वल है तो इसमें से V कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो रो वन प्लस रो टू डिवाइड बाय 2, यानी ये अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या चीज पढ़ाया है वो एक बार ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत हमने की थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या, बुओयंट फोर्स क्या है, अपथ्रस्ट किसको बोल रहे हैं। सो अपथ्रस्ट इज द नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड टू द बॉडी। ठीक है, या ये कह सकते हैं इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय इट। जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसकी वजह से उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी को हमने अपथ्रस्ट या बुओयंसी या बुओयंट फोर्स बोला है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज है, वेदर इट इज पार्शली इमर्ज और फुल्ली इमर्ज, तो वो बॉडी अपने कुछ वेट को लॉस करती है उस फ्लूइड के अंदर, और वो वेट लॉस कितना होता है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो ये हमने प्रूव भी किया। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। स्टेटमेंट समझी हमने, अपथ्रस्ट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट लॉस बाय द बॉडी। ठीक है, ये मैंने डेरिवेशन बताया था कि जो अपथ्रस्ट बनता है वो एक्चुअल में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल आता है। फिर हमने एपरेंट वेट कैलकुलेट किया था, रिलेशन समझा था एपरेंट वेट, रियल वेट और अपथ्रस्ट या वेट लॉस बाय द बॉडी के बीच में। इसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमने समझे। ठीक है, और ये रिलेशंस मैंने आपको समझाए, और देन आपके बाद इसके बाद में मैंने डेंसिटीज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि डेंसिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड को मिक्स किया जाएगा। So hope you understand today's lecture, very important lecture हम कह सकते हैं इसको आज का, और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जरूर लगा के देखोगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए इनका कोई मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन लगाओगे तो डाउट्स भी आएंगे, और डाउट्स जरूर पूछा करो, कमेंट्स जरूर दिया करो। आज इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहोगे। जय हिंद, जय भारत।